हाय दोस्तों। आज हम अपने पोस्ट कास्ट को शुरू करने वाले हैं। आप लोगों को टेलीग्राम और व्हाट्सएप के थ्रू कन्वे किया गया था कि आज हम देखेंगे कि पॉजिटिव थिंकिंग की पावर क्या है और ये किस तरह हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट करती है। इस टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे लॉन्च के सेशन में बहुत ही स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं और मैं इनका शॉर्ट इंट्रोडक्शन आप लोगों से करवाना चाहूँगा। डिटेल में वो अपना इंट्रोडक्शन खुद से करवाएंगे। हमारे साथ इस लॉन्च में रविकांत शर्मा जी आए हुए हैं और उन्होंने अपना बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में किया हुआ है और आजकल वो एज ए सुप्रीडेंट जीएसटी और कस्टम डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और आजकल वो बेंगलुरु में पोस्टेड हैं। वो टीसा का पार्ट 2014 से हैं। तो मैं पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में कुछ कुछ इंट्रोडक्टरी कोट्स कहना चाहूँगा कि हम अपनी लाइफ में कितनी ही अच्छी फूड या डाइट यूज़ कर लें, अगर हमारी थिंकिंग अच्छी नहीं होगी तो उस फूड का, उस डाइट का हमारी जिस्म पर कोई, हमारी बॉडी पर उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। हम इस पॉजिटिव थिंकिंग के डिफरेंट नेम भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग इसको विल पावर भी कहते हैं, कुछ लोग इसको बिलीफ भी कहते हैं। और फिर रिसर्च में ये भी देखा गया है कि जो लोग पॉजिटिव थिंकर होते हैं उनका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होता है। और ये अब इम्यून सिस्टम क्या है? इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का एक ऐसा सिस्टम होता है जो डिफरेंट डिजीजेस से फाइट करता है। अगर हमारी लाइफ में अगर हम किसी नेगेटिव माइंडेड पर्सन से मिलते हैं तो हम फील करेंगे कि वो किसी न किसी फिजिकल इलनेस का शिकार रहते हैं। अगर वो किसी फिजिकल इलनेस का शिकार ना भी हों तो वो किसी न किसी मेंटल इलनेस का शिकार रहते हैं। अगर हम अपनी लाइफ में ऐसे लोगों से मिलें जो 80 से 90 ईयर या अबव 90 ईयर्स हैं और हम उनसे उनकी सेहत का राज पूछें तो वो यही कहेंगे कि हम ऐसी चीज़ों की परवाह ही नहीं करते जिनकी लाइफ में अक्सर लोग बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं। तो इससे हमें ये समझ आती है कि लाइफ में पॉजिटिव थिंकिंग की कितनी अहमियत है। और अगर हम अपनी लाइफ में इर्द गिर्द लोगों को देखें तो वो जेलेसी का शिकार होते हैं, वो सेल्फिशनेस का शिकार होते हैं। तो हमारी लाइफ में पॉजिटिव थिंकिंग की बहुत अहमियत है। अब हम अपने स्पेशल गेस्ट की तरफ बढ़ेंगे और उनसे पूछना चाहेंगे कि पॉजिटिव थिंकिंग क्या होती है और हमारी लाइफ में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। लेकिन सबसे पहले मैं उनसे जानना चाहूँगा कि वो अपनी लाइफ के बारे में हमें कुछ बताएं कि उनका चाइल्डहुड कैसा था, उनका उनकी उनकी स्टैमरिंग जर्नी कैसी थी और टीसा ने उनकी सेल्फ एक्सेप्टेंस में उनकी कैसे हेल्प की। तो मैं चाहूँगा कि रविकांत जी इस क्वेश्चन का आंसर करें। थैंक यू। न, नमस्ते दोस्तों। तो जैसा कि अभी
हारून ने एक मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दिया है। और अगर मैं इसी को ही डिटेल में बताऊं तो मेरा जन्म जो है राजस्थान के एक छोटे से गांव में हुआ था। और फिर कुछ टाइम के बाद में जब मैं आई थिंक फोर्थ क्लास में था, उस टाइम पे हम लोग जयपुर शिफ्ट हो गए थे, जो कि राजस्थान स्टेट की कैपिटल है। क्योंकि मेरे फादर जो है उनकी जॉब थी, और उनकी गवर्नमेंट जॉब थी, इसीलिए हम लोग फिर कुछ टाइम के बाद में जयपुर शिफ्ट हो गए थे। अ, और उसके बाद में एक्चुअली ये बात है 1999 की। और उस समय मेरी उम्र तकरीबन 8 साल 9 साल के बीच में उस समय मेरी उम्र थी। और मेरे परिवार वाले, मेरे फैमिली जो लोग हैं, वो ऐसा बताते हैं कि उस समय तक मेरे को एज अ चाइल्डहुड के अंदर स्टैमरिंग का इश्यू नहीं था। मेरी स्टैमरिंग जो शुरू हुई वो ऐसा बताते हैं कि जब मेरी उम्र 10 साल से भी मैं बड़ा हो गया था, उसके बाद में स्टैमरिंग जो है स्टार्ट हुई। अब स्टैमरिंग पे तो हम कुछ देर में आएंगे, लेकिन उससे पहले जो अगर मैं अपनी एजुकेशन के बारे में बताऊं तो तो हम लोग 5 भाई थे। और 5 भाइयों में हम लोग सभी पढ़ने के अंदर एक ठीक ठाक स्टूडेंट थे। और मैं उनमें भी कुछ और अच्छा था, मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं बहुत इंटेलिजेंट था, लेकिन मैं एक ठीक ठाक स्टूडेंट था। जो कि मतलब 80% के जो स्टूडेंट जो होते हैं, मतलब एक तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं 90-95 के, एक होते हैं एवरेज स्टूडेंट जो कि 60% तक का लाते हैं। तो मैं उनके कहीं पर बीच में था। और स्कूलिंग जो है मेरी पूरी जयपुर से हुई। और स्कूलिंग के बाद में मैंने बीटेक किया। बीटेक मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में किया। और कॉलेज में भी मैं एक एवरेज स्टूडेंट ही था। और इस पूरे स्कूलिंग और कॉलेज के टाइम के अंदर स्टैमरिंग ने मुझे काफी, एक प्रकार से मैं कहूँगा तो परेशान ही किया। मतलब अगर मैं आपको बिल्कुल खुले मन से बताऊं तो उसमें मैं काफी समय, हर दिन का काफी समय मैं अपनी स्टैमरिंग के बारे में सोचता ही था कि काश कि मेरे को स्टैमरिंग ना होती। काश मैं भी बहुत फ्लुएंटली बोल पाता, जैसे कि मेरे और भाई हैं या और फैमिली मेंबर्स हैं, या जो स्कूल में मेरे फ्रेंड्स हैं। तो वही है, वो एक काश का जो था ना, काश ऐसा हो जाता तो ऐसा होता तो ऐसा होता। अब ये काश जो है शब्द जब हम काम में ले लेते हैं, तो उसी समय हम ऐसा हम कर रहे हैं कि मैं खुद को किसी और इंसान से कंपेयर कर रहा हूँ। लेकिन हर इंसान अपने आप में यूनिक है, चाहे वो हारून हो, या फिर गौरव जी हैं, या प्रवीण है, कृषि हैं, सोहन है। तो हर इंसान अपने में एक बहुत ही यूनिक पर्सनैलिटी है ना। और जब हम किसी को कंपेयर करते हैं, आज हम एक इस ऐसे मंच में हैं जहां पर भी हमें ऐसा फील होगा कि हम सभी बहुत कॉमन है, क्योंकि हम में सब में एक कॉमन फैक्टर जो है वो स्टैमरिंग है। लेकिन उस स्टैमरिंग के कॉमन फैक्टर को होते हुए भी हम सभी अपने आप में बहुत यूनिक है ना। सो वो जब हम अपन को, मतलब मैं अगर खुद को किसी से दूसरे से कंपेयर करूंगा, तो ज्यादातर केसेस में ऐसा ही आएगा कि मेरे दिमाग के अंदर थॉट्स जो हैं वो एकदम से चेंज होंगे। अगर इस चीज को कभी आप लोग भी ऑब्जर्व करो, तो एकदम से थॉट्स चेंज होंगे, और जहां तक होगा हम नेगेटिव ही हम थॉट लेकर के आएंगे। क्योंकि कंपैरिजन, हम हमेशा हमसे जो लोग ऊपर हैं, या तो वो अमीर हैं या वो
सुंदर हैं या वो बहुत फ्लुएंटली हैं, वो बहुत फ्लुएंट बोलते हैं, तो हम हमेशा उन्हीं से ही अपना कंपैरिजन करते हैं। तो जब कंपैरिजन में हमें ऐसा फील होता है कि हम उनसे किसी तौर के ऊपर कमजोर हैं, तो हमारे दिमाग के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर हमेशा नेगेटिव थॉट ही आएगी। तो मैं भी बहुत समय तक जो है एक नेगेटिव थॉट से ही अपने आप को मैंने घेरा हुआ था, और मैं भी एक नेगेटिव थॉट्स के ही समुंदर में मैं खोया रहता था। उसके बाद में जब मेरी बीटेक हो गई और मुझे कहीं पे प्लेसमेंट नहीं मिला, मेरे काफी फ्रेंड्स थे कॉलेज के अंदर, उनका बीटेक के ही बाद में प्लेसमेंट हो गया था, लेकिन मेरा जब प्लेसमेंट हुआ तो मेरे और मैंने हर चीज का ब्लेम जो है अपनी स्टैमिंग पे ही डाला कि यार मैं स्टैमर करता हूँ, इसीलिए शायद मेरा जॉब जो है जो ऑन कैंपस जो रिक्रूटमेंट जो होते हैं उसमें शायद नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं हम इसमें बुनियादी जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, हम उसको हम भूल रहे हैं, और वो ये है कि जब तक हम अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी को इम्प्रूव नहीं करेंगे, और जब तक हम पॉजिटिव एक्शंस के ऊपर काम हम नहीं करेंगे, तब तक जो है हमें हम इसी इसी सोच में ही हम घूमते रहेंगे। अब इस बात का पता जो है मेरे को, मेरी बीटेक एक्चुअली 2012 में हो गई थी, और कुछ 1 साल 1.5 साल तक मैं ऐसे ही घूमता रहा। मैंने 1-2 इंटरव्यूज भी दिए कंपनीज के अंदर, लेकिन वहां पे मेरा नहीं हुआ। फाइनली जब मेरा नहीं हुआ तो मैंने ऐसा सोचा कि क्यों नहीं कुछ और जो है किया जाए, क्योंकि ऐसे तो मैंने 1 साल से भी ऊपर हो चुका था मुझे, और मैंने ऐसा सोचा कि ऐसे तो मैं अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा अपने कैरियर को लेकर के थोड़ा सा उसके प्रति मैं कैरियर ओरिएंटेड तो मैं था। मैं इस चीज को तो मैं आपको कहूंगा आप सभी से कि मैं स्टार्टिंग से ही थोड़ा ये होता कि हाँ मेरे को कुछ जीवन में कुछ अच्छा करना है ना। कोई मेरे को ऐसे था कि मेरे को अगर ये इतना अच्छा जीवन मिला है, इतना अच्छा माहौल मिला है, फैमिली है, इतनी अच्छी एजुकेशन मिली है मुझे, तो मैं केवल स्टैमरिंग के कारण अपनी अ, चीजों में नहीं मैं बंधा रह सकता हूँ, और मेरे को कुछ ना कुछ करना है। पर वही है, वो एक बार तो ऐसा थॉट आता है, लेकिन दूसरी बार थॉट उस टाइम पर ऐसा आता था कि यार मैं पर ये कैसे कर पाऊंगा। तो 2013 में मेरे को टीसा के बारे में पता चला, जो कि हारून जी का दूसरा था क्वेश्चन कि मैं टीसा से कैसे मैं जुड़ा। तो टीसा से मैं 2013 के अंदर मैं जुड़ा, और क्योंकि जयपुर से दिल्ली जो है वो बहुत दूर नहीं है, आया कि कुछ टीसा ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, और उससे पहले मेरे को टीसा का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। और 2013 में ही, 2013 में ही, और इनसे मैं इतना थक चुका था कि मेरे को टीसा के अंदर भी कोई इतना इंटरेस्ट नहीं था खास, क्योंकि मैंने उससे पहले ऑलरेडी 1-2 बार स्पीच थेरेपी और वो लिया था, और उसमें ऐसा कि मेरे को कोई इतना खास बेनिफिट नहीं हुआ था। तो मेरे दिमाग में टीसा के प्रति भी कुछ ऐसे ही ख्याल थे कि अगर जगह के ऊपर मैंने स्पीच थेरेपी लिया, कुछ लिया है, तो शायद टीसा भी कुछ ऐसा ही एक संस्थान होगा। लेकिन शायद वही मेरे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था कि मैंने टीसा के नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसको मैंने अटेंड किया, और 2013 की ये बात है। और वहां पे जब मैं गया तो मेरे दिमाग में जो स्टैमरिंग के प्रति विचार थे, और वहां पे जब मैं फिजिकली मैं गया, और मैंने जैसे
नेशनल कॉन्फ्रेंस टीसा की 3 दिन की होती है, और मैंने 3 दिन भी नहीं, मैं केवल लास्ट के तीसरे दिन के 1 से 1.5 घंटे के लिए मैं केवल वहां पर गया था। और आई थिंक वही मेरी स्टैमरिंग जर्नी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि उससे पहले तक मेरे दिमाग में स्टैमरिंग को लेकर के केवल नेगेटिव थॉट्स थे। लेकिन जब मैं वहां गया और मैंने उस वेन्यू के बाहर, उस स्थान के बाहर जहाँ पे एमसी हो रही थी, उसके बाहर मैंने टीसा का जब बोर्ड देखा, उसके ऊपर था हकलाओ मगर प्यार से। तो ये जो थी लाइन, ये एकदम से इसने मुझे बहुत क्लिक किया, और मैं काफी देर तक उसको मैंने पढ़ा लाइन को। यार, आज तक जो है मेरे को आज, जैसे उस समय मेरी उम्र तकरीबन 22-23 साल थी, तो आज तक तो मेरे को हर इंसान ने, मैं चाहे स्कूल में था कि फ्रेंड्स के बीच में था, फैमिली के बीच में था, कॉलेज में था, मैंने जो है अपने जो इंटरव्यू दिए, उनमें सभी ने स्टैमरिंग को एक नेगेटिव वे में लिया कि आपको नहीं हकलाना चाहिए, हकलाने से आपको जो है एक प्रकार से नफरत होनी चाहिए। लेकिन जब मैंने वहां पर देखा कि एक ऐसा भी कॉन्सेप्ट है, एक ऐसी भी फिलॉसफी है जो ये कहती है, आप हकलाओ, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्यार से आप हकलाओ, मीन्स स्टैमर विद अ स्माइल, जो कि तीसा की एक बहुत ही बेसिक फाउंडेशनल फिलॉसफी भी है। तो जब वो लाइन मैंने पढ़ी, तो मैं काफी देर तक मैंने उसके बारे में सोचा, और जब मैं अंदर में गया तो जैसा मैंने सोचा था उसके एकदम विपरीत वहां पे एनवायरनमेंट था। तो आई थिंक वो डे जो है, मेरे को आज भी वो दिन ध्यान है, 29 अक्टूबर 2013 की ये है बात। और उस दिन मैं वहां पर गया था, और मैंने वहां देखा तो आई वॉज रियली शॉक्ड कि एक स्टैमरिंग को अपन इतना पॉजिटिवली भी ले सकते हैं। तो वहीं से ही जो है मेरी फिर टीसा की जर्नी स्टार्ट हुई। और 2013 के अंत में मैं वापस अपने शहर जयपुर में आया, और जयपुर में आने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि अ, मेरे को जयपुर के अंदर भी एक सेल्फ हेल्प ग्रुप टीसा का स्टार्ट करना चाहिए। और हमने फिर 2014 के अंदर हमने वहाँ पे ग्रुप स्टार्ट किया। और मैंने जो वहाँ पे कुछ थे ऐसे मेरे कॉन्टैक्ट्स, उनके ऊपर उनको मैंने कांटेक्ट किया कि हमारा टीसा के अंदर ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे हम ग्रुप बनाएंगे, और हम लोग हर हफ्ते हम लोग जयपुर का सेंट्रल पार्क जो है, हम वहां पर मिलेंगे। और आप सबको जान करके बहुत आश्चर्य ये होगा कि 2014 के स्टार्टिंग के अंदर पहला जो संडे था वो 5 जनवरी का था। 5 जनवरी का पहले संडे को हम लोग 3-4 जो थे लोग, हम लोग वहां पर मिले। और उस दिन से लेकर 2014 से लेकर आज 2024 हो गया है, 10 सालों से जयपुर का जो ग्रुप है वो बहुत ग्रो, हमारे जयपुर ग्रुप में ऑलमोस्ट 100 से ऊपर हैं लोग। और फिर हमने धीरे धीरे जो है, मैंने जैसे उस टाइम पे आप में से बहुत लोगों को शायद पता हो कि उस टाइम पे टीसा की एक्चुअली वेबसाइट जो है वो नहीं थी। उस टाइम टीसा का था ब्लॉग, टी-टीसा ब्लॉग स्पॉट। तो उस जमाने में इतना व्हाट्सएप भी इतना नहीं था, और इंटरनेट भी आई थिंक 2016 के बाद में अपने यहाँ पे फेमस हुआ। तो मैं उसके ऊपर टीसा का जो ब्लॉग था उसके ऊपर मैं अपने ब्लॉग्स को मैं लिखता था। मीटिंग की डिटेल में डालता था कि आज हम लोग मिलेंगे, अगर आप में से कभी किसी को टाइम हो तो आप जाकर के अगर टीसा का ब्लॉग आप देखोगे 2014 की, आप अगर स्टार्टिंग के या कुछ आप देखोगे, तो वहां पे आपको मेरे बहुत सारे ब्लॉग्स जो है मिल जाएंगे। और वो फिर ऐसी मेरी हैबिट बनी कि मैं छोटी छोटी चीजों को भी उस ब्लॉग के ऊपर मैं डालता था।
और मैंने वहाँ पे अपने इंटरव्यूज का भी, एक्सपीरियंस का भी मैंने वहाँ पे ब्लॉग डाला है। और वहीं से ही फिर एक जर्नी स्टार्ट हुई। फिर 2014 में ही एक सचिन सर ने देहरादून के अंदर एक कम्युनिकेशन वर्कशॉप करवाई थी, मैंने वो अटेंड करी। फिर 2014 में ही पुणे के अंदर खंडाला में एक एनसी थी, मैंने वो अटेंड करी। और मीनवाइल जो है, मेरी थॉट जो है बहुत चेंज हो गया था। मतलब जहां मैं स्टैमरिंग को एक हमेशा नेगेटिव वे के अंदर देखता था, वहीं पे टीसा से जुड़ने के बाद में काफी पॉजिटिविटी जो है आ गई थी। और फिर जो है उसके बाद में तो मैं 2016 तक मैं जयपुर में था। 2016 तक हमने जयपुर के अंदर बहुत काम किया, और हमने धीरे धीरे मेंबर्स को जोड़ा। और एक समय ऐसा था, मैं आपको अगर बताऊं हारून भाई, कि मेरे पास में रोजाना जयपुर के अंदर 1 से 2 कॉल जो है वो आते थे कि ये आपका क्या ग्रुप है, मेरा एक बच्चा है, हम उसको भी ज्वाइन करवाना चाहते हैं, उसकी क्या फीस है। तो मैं उनको यही कहता था कि हम कोई फीस नहीं हम लेते हैं, इट्स एब्सोल्युटली फ्री, आप आइए। आप अगर आपका बच्चा माइनर है, उनकी उम्र अगर कम है, तो आप उनके साथ में आइए, और अगर वो एडल्ट हैं तो वो खुद भी आ सकते हैं। और फिर जो है हमने काफी काम किया, और उसके बाद में मैंने ऑलमोस्ट जब जब भी एनसी हुई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है टीसा की, तो आई थिंक मैंने 1 या 2 को छोड़ करके मैंने हर बार पार्टिसिपेट किया है। और ये एक मेरी बहुत अच्छी जर्नी थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं जिस भी पोजीशन पे हूँ उसके अंदर उन 1 साल का या 2 साल का जो टाइम था, उसका बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि उसी टाइम के दौरान ही मैंने बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दिए, और मैंने 3-4 एग्जाम निकाले। एक्चुअली मैं अभी जिस जॉब में हूँ वो मेरी थर्ड गवर्नमेंट जॉब है। तो वो एक बहुत ही जैसे अभी कृषि ने जो है अपनी बोहों को थोड़ा उठाया, तो ये है कि बहुत एक टफ टाइम से मैं ये कह सकता हूँ कि टाइम बिल्कुल चेंज हो गया। और इसीलिए जब हारून ने मेरे से पूछा कि आप क्या टॉपिक चूज करोगे, तो मैंने पॉजिटिव थिंकिंग का जो था टॉपिक, वो इसीलिए मैंने चूज किया कि हम जैसा सोचते हैं हम वैसे ही बनते हैं। द वे वी थिंक, द वे वी बिकम। सो ये एक मेरी टीसा की जर्नी का रहा। और जहां तक मेरी जॉब की है बात, तो मैंने एज अ इंस्पेक्टर ज्वाइन किया था। मैं एज अ इंस्पेक्टर इन कस्टम्स डिपार्टमेंट में मैंने ज्वाइन किया था। और पिछले 2 साल पहले ही मेरा प्रमोशन हुआ है। और 2016 में मैंने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था। 2016 से 2022 के या फिर 21 ही मैं कहूँ, 21 तक मैं इंस्पेक्टर था। और 2022 में फिर मेरा प्रमोशन हो गया। और फिलहाल मैं कस्टम्स एंड जीएसटी डिपार्टमेंट में सुपरिटेंडेंट पोस्ट पर हूँ अभी। और मेरी पोस्टिंग पहले, मैं एक्चुअली बेंगलोर था, अभी मैं एक्चुअली बेंगलोर के पास में ही, मैसूर एक शहर है, अगर आप में से बहुत से लोग जो हैं उसको अगर जानते होंगे, तो मैं अभी वही हूँ। और इस साल शायद मैं वापस बेंगलोर या कहीं और मेरा ट्रांसफर हो सकता है। क्योंकि ट्रांसफर के बाद में हमारे डिपार्टमेंट में ऐसी पॉलिसी होती है कि 2 साल के लिए आपको बाहर जाना होता है। तो मेरे वो 2 साल का टाइम पूरा हो गया है, तो मे भी इस साल मेरा फिर से ट्रांसफर हो। तो ये एक मेरी छोटी सी जर्नी थी। और इसमें मैंने आपको मेरा स्कूलिंग, कॉलेज और मेरी स्टैमरिंग, और अभी जो मैं हूँ उसके बारे में आपको बताया। थैंक यू कृष जी। ये बिल्कुल भी छोटी नहीं है। आपने
मैं कहूँगा कि दरिया को कूजे में बंद किया है। शायद ये मुहावरा कुछ लोगों के समझ में ना आया हो, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था कि आपने बहुत बड़े वाक़यात को हमें छोटे से लम्हों में बयान करने की कोशिश की है। तो इस दौरान क- कृष जी ने अपना हैंड रेज किया था और वो कुछ आपसे पूछना चाह रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि कृष जी अपने आप को अनम्यूट करके अपना सवाल खुद पूछें। ओके हरुण जी। हेलो रवि जी। मेरा सवाल ये है कि आप आप स्टैमरिंग ठीक करने के लिए रहे हैं और आज भी क्या आप प्रैक्टिस करते हैं? जी। अ, अगर मैं इसका आपको जवाब दूं तो मैं अभी भी जो है प्रैक्टिस करता हूं। लेकिन अब मेरा प्रैक्टिस करने का जो तरीका जो है वो पहले जैसा नहीं है। जैसे मैं अगर आपको शुरुआती दिनों का बताऊं तो शुरुआत में जैसे अपने टीसा के अंदर भी जो स्टैमरिंग को कंट्रोल करने के लिए टेक्निक्स हैं, जिसके अंदर एक तो प्रोलोंगेशन है, एक बाउंसिंग है, एक जो है पॉजिंग टेक्निक है, या इन ब्लॉक करेक्शन टेक्निक है, या फिर वॉलंटरी स्टैमरिंग टेक्निक है। तो इनको मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया है। और अगर मैं एक आपको बहुत ही अच्छा, अगर मैं आपको वाक्य मैं बताऊं, ये बात मैं आपको जो बता रहा हूँ ये 2014 से 2016 के बीच में की है। मैंने उस टाइम पे खुद को काफी अंदर से स्ट्रांग किया कि मेरे को अगर किसी से बात करनी है तो मैं केवल बाउंसिंग में ही बात करूंगा, है ना। क्योंकि मैं उस टेक्निक में बहुत अपने आप को कंफर्टेबल मैं फील करता था। और मैंने बाउंसिंग के अंदर काफी टाइम तक प्रैक्टिस करी है। इनफैक्ट अगर आप मेरा ब्लॉग आप अगर देखोगे तो मैं और मेरे फादर एक बार राजस्थान के सीएम जो थे उस समय, अशोक गहलोत जी थे, हम उनसे एक बार मिलने के लिए हम गए थे। और जब उन्होंने, क्योंकि मेरे को ये पहले से ही इस चीज का आभास था कि अगर हम वहां जाएंगे तो एक बार तो कम से कम पूछेंगे मेरे से कि मैं क्या करता हूँ। तो मैंने ये अपने दिमाग में बहुत अच्छे से ऐसा सोचा हुआ था कि अगर वो पूछेंगे तो मैं उनसे बाउंसिंग में ही बात करूंगा। तो मैंने अपना ब्लॉग पे भी डाला है कि बाउंसिंग विद सीएम, चीफ मिनिस्टर, कुछ एक है पोस्ट ऐसा जो कि 2014 या 2015 का है। तो मैंने काफी टाइम तक, 1 साल 2 साल तक मैंने बहुत इसकी प्रैक्टिस करी। और एक टाइम ऐसा भी आया जब जो मैं आपको वाकया मैं आपको बता रहा था कि एक दिन मैं सो रहा था तो मेरे को थोड़ा, सोते टाइम मैं बहुत बोलता हूँ ऐसे, लो, ऐसे नहीं, हम लोग सभी हम बोलते हैं। तो एक दिन मैं सोया और जब मैं उठा, मतलब उठने से जस्ट थोड़ा सा पहले ऐसा होता है ना कि हमने कोई सपना हमने देखा, तो वो कुछ एक थॉट्स दिमाग में हमारे रह जाते हैं। तो जब मैं उठा तो मुझे ऐसा लगा कि आज जब मैं सपने के अंदर बोल रहा था, सोते हुए जब मैं बोल रहा था, तो उस टाइम पर भी मैं बाउंसिंग में मैं बोल रहा था। तो जब ये मुझे हुआ तो मैं खुद बहुत एक मेरे को खुद को बहुत सरप्राइज फील हुआ कि यार ऐसा कैसे हुआ। तो उस समय मैं सचिन सर से बहुत कांटेक्ट में था और उनको मैंने फिर उठते ही मैंने कॉल किया कि सर आज एक बहुत ही स्ट्रेंज इंसिडेंस आज हुआ है। तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। तो मैंने कहा कि सर आज जब मैं सो रहा था और सो करके मैं जब उठा तो मेरे को ऐसा फील हुआ कि मैं सोते हुए भी मैं बाउंसिंग में ही बोल रहा हूँ।
तो उनका जो जवाब था वो बहुत ही अच्छा था कि ये ही असली प्रैक्टिस है। तो आई थिंक वो प्रैक्टिस रही, और मैं यो नहीं बोलूंगा कि अभी भी मैं सुबह 1 घंटे या 2 घंटे बैठ करके मैं कुछ पढ़ता हूँ या कुछ ऐसे, लेकिन अब मैं कोशिश ये करता हूँ कि अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं या तो प्रोलोंगेशन या बाउंसिंग टेक्निक को यूज करते हुए ही मैं बोलूं। अगर मैं किसी से बातचीत में अगर करता हूँ तो उसमें भी मेरी कोशिश ऐसी रहती है कि मैं वहां पे अगर 3 या 4 शब्दों के बाद में बाउंसिंग टेक्निक में मैं अगर बोलूं तो वो बहुत हेल्पफुल रहता है। तो आई थिंक प्रैक्टिस तो ये है ही। हाँ, बट हाँ, मैं इस चीज को भी मैं मानता हूँ कि प्रैक्टिस आप कीजिए। आप स्टार्टिंग में जो अपना टीसा का जो मैनुअल जो है अपना हाथ जगन्नाथ, आप उसमें भी आप देख करके कुछ एक टेक्निक्स दी हुई हैं, आप उनको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रैक्टिस एक बहुत लंबा एक प्रोसेस है। प्रैक्टिस कोई ये नहीं है कि हमने एक दिन प्रैक्टिस कर ली तो हम बिल्कुल हम फ्लुएंट हो जाएंगे, या फिर हमने 2 साल तक हमने प्रैक्टिस करी और फिर भी अगर मेरे को थोड़ा सा ब्लॉक आ जाता है तो मैं बहुत ऐसे डिप्रेस में हो जाऊंगा या कुछ ऐसे। तो प्रैक्टिस जो एक बहुत लंबा एक प्रोसेस है। तो आप उस आप उस प्रोसेस से आपको प्यार होना चाहिए। हम लोगों में से बस 1 महीने के लिए प्रैक्टिस करूंगा या फिर मैं 3 महीने के लिए प्रैक्टिस करूंगा। प्रैक्टिस एक बहुत लंबा प्रोसेस है, और उस प्रोसेस में चाहे हम अच्छे से बोल पाए या नहीं बोल पाए वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उससे इम्पोर्टेंट ये है कि हम उस प्रैक्टिस में मैंने अगर स्टैमर किया तो ठीक है, मैं आज वहां पे रुका, लेकिन अगर मैंने 100 शब्द मैंने बोले और 100 में से अगर 5 शब्दों पे मैं अगर रुक गया तो ठीक है, मैं उनको इम्प्रूव मैं करूंगा, है ना। सो प्रैक्टिस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। वो एक कोई एक पर्टिकुलर उसका टाइम कुछ नहीं है कि 2 महीने या 4 महीने। तो आप आज भी प्रैक्टिस में क्या क्या करते हैं? हाँ, तो अभी जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि मेरा प्रैक्टिस का थोड़ा अभी तरीका जो है वो चेंज हो गया है। और जैसे मैं अगर आपको बताऊं तो मैं काफी टाइम से मैं इनफैक्ट मैं जब कॉलेज में था तो कॉलेज टाइम से ही मेरे को थोड़ा प्राणायाम का शौक था, क्योंकि मेरे को उस जमाने में किसी ने ये बताया कि अ, आपकी जो सांस आप लेते हो वो बहुत छोटा है, और ये कुछ हद तक मैं जो तो एप्लीकेबल है, लेकिन ऐसा देख कि ब्रीथिंग जो होती है वो बहुत छोटी होती है। अब मेरे को उस टाइम, ये मैं आपको बहुत पुरानी बात बताऊं, 2009 2010 की मैं आपको बात बता रहा हूँ, तो मेरे को किसी लॉन्ग ब्रेथ इनहेल और एक्सेल हम लोग करते हैं तो उसमें उससे हमारा एक ब्रीदिंग का पैटर्न जो है वो इम्प्रूव होता है ना। तो मैं बहुत टाइम से प्राणायाम में कर रहा हूँ, और मुझे थोड़ा सा जॉगिंग का भी है शौक। तो जब अपन जॉगिंग भी जब हम करते हैं तो उस समय भी हमारा ब्रीदिंग पैटर्न जो होता है वो एक बहुत सिंक्रोनाइज्ड वे में वो चलता है, जैसे ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। तो एक ये भी एक प्रकार से प्रैक्टिस ही है। और दूसरी जो चीज मैंने काफी टाइम पहले स्टार्ट करी, आई थिंक ये भी मैंने 2014 2015 में स्टार्ट करी, और वो ये था कि मैं रात को सोने से पहले 10 मिनट अपने फोन को दूर रख करके किसी भी एक शांत कोने के अंदर घर में जा करके मैं बैठ जाता हूँ,
और मैं घर वालों को मैं कह देता हूँ कि मेरे को 10 मिनट के लिए आप प्लीज डिस्टर्ब मत करना। और मैं उसमें कुछ भी मैं नहीं करता हूँ, मैं केवल अपनी सांसों पे मैं ध्यान देता हूँ। मतलब मैं उस समय ये कोशिश मैं करता हूँ कि मेरे दिमाग में कोई थॉट्स ना आए। तो काफी टाइम से मैंने प्राणायाम और ध्यान को मैंने अपने जीवन के अंदर इंक्लूड किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि मे बी उसका आपकी स्टैमरिंग से डायरेक्ट कोई कनेक्शन ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म के अंदर वो चीज आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। थैंक यू रवि जी। मेरे ख्याल में क्रिश जी को अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की तरफ बढ़ते हैं। आ, कमल जी, कमलजीत जी ने अपना हैंड रेस किया हुआ है और वो भी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। तो मैं कमलजीत जी से कहूँगा कि वो अपने आप को अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो। जी जी जी। बात कीजिए कमलजीत जी। हेलो। हेलो रवि जी, आवाज आ रही है जी आपको? एक्चुअली मैं अगर ट्रेन में हूँ तो थोड़ा सा इश्यू हो सकता है। एक्चुअली मेरे दो ही प्रश्न थे जिसके अभी आप फ्रीलांसिंग बोल रहे हैं। तो पहले आप कितनी ही स्टैमरिंग करते थे, या मतलब सेम, मतलब कम थी या ज्यादा थी? क्योंकि अभी जब आप बोल रहे हैं तो थोड़ा डीप ऑब्जर्वेशन है कि आप स्टैमरिंग कर रहे हैं। बाकी आप ऑर्डिनरी वे के अंदर टॉक कर रहे हैं, किसी को ये भी नहीं पता लग सकता कि आप पहले कभी स्टैमरर रहे हैं। और दूसरा, मैं जिससे प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ, तो जिससे अकेले में प्रैक्टिस करते हैं या घर में प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जैसे सपोज करो मीटिंग है उनकी इस तरह की कंडीशन फेस करते हैं, तो उसके अंदर एंजाइटी वगैरह से इतनी आजादी तो जो प्रैक्टिस की हुई है वो सब मतलब एक साइड से निकल जाएगी। इसके लिए हाँ, कुछ सॉल्यूशन हो? हारून, मैं इनका क्वेश्चन जो है मैं अच्छे से नहीं सुन पाया हूँ। अगर आप सुन पाए हो तो आप एक बार रिपीट करोगे? नहीं, मैं भी कमलजीत जी का क्वेश्चन नहीं सुन पाया। तो मैं चाहूँगा कि वो अपना क्वेश्चन चैट में लिख दें, तो मैं उनका क्वेश्चन रिपीट कर दूंगा और आपसे पूछ लूँगा। कमलजीत जी, अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप अपना क्वेश्चन चैट में लिख दें, तो मैं रवि जी से ऐसे है कि इसी में चैट के अंदर टाइप कर दूं, इसलिए मैं ट्रेन में हूँ तो उसके इशू है, तो वॉइस थोड़ा ब्रेक हो रहा है। हारून, कैन आई से समथिंग? जी जी, बात कीजिए। मुझे मुझे लगता है ऐसा कमलजीत जी ने पूछा है। एट स्टार्टिंग मुझे कुछ आया उनका समझ में, उन्होंने जानना चाहा है रवि जी से कि मतलब कि अभी जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं उनका स्टैमरिंग का लेवल पहले से सुधरा है कि नहीं, मतलब पहले से बेटर हुआ है, या जो जिस तरीके से भी बात कर रहे हैं, या फिर पहले बात करते थे इसी लेवल में, या इससे बहुत ही मतलब कि स्टैमरिंग बहुत ही ज्यादा होता था। ये हाँ, चीज शायद एग्जैक्टली कवर, यही ये पूछना चीज है। शायद पूछना चाह रहे हैं। जी। तो उनका जो क्वेश्चन जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है कि क्या इस पूरे प्रोसेस के अंदर मेरी स्टैमरिंग में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं। तो डेफिनेटली मैं इसका आंसर यस में ही मैं दूंगा कि मेरी स्टैमरिंग जो है वो बहुत इम्प्रूव हुई है। बहुत, मतलब मैं
उसका ऐसे कोई स्केल मेरे पास में नहीं है, लेकिन मैं केवल यही बताना चाहूंगा कि मेरी स्टैमरिंग बहुत 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 इम्प्रूव हुई। मैं एक इसका भी एक, अगर आपको छोटा सा इंसिडेंस मैं आपको अगर बताऊं, एक छोटी सी स्कूल की घटना है एक मेरी, और वो ये है कि एक बार हमारे स्कूल के अंदर एक क्विज कंपटीशन था। अगर आप लोग भी इस चीज को थोड़ा अपने स्कूलिंग से अगर जोड़ पाओ तो, कि स्कूल के अंदर एक बार क्विज कंपटीशन था, और उसके अंदर कुछ पूछा था कि विच इज द लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड। वो क्वेश्चन जो है मेरे को अभी भी बहुत अच्छे से याद है, और ये ज्योग्राफी का था ये क्वेश्चन, और उसका आंसर भी मेरे को पता था कि इंडियन पेनिनसुला इज द लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड था, या इन एशिया था, कुछ यूं था। और मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर भी आता था मुझे। और जब वो माइक जो है जब वो लेकर के आए, तो मेरे मुंह से दो जो थे शब्द, इंडियन पेनिनसुला, वो दो शब्द भी नहीं निकले थे। मेरी स्पीच के अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट। थैंक यू रवि जी। मेरे ख्याल में कमलजीत जी को उनके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। मैं अब गौरव जी की तरफ जाऊंगा। गौरव जी, आप अपना क्वेश्चन अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। या so before asking my question, I want to know, Ravi ji, am I audible? Are you listening me? जी जी जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। Okay, thanks. Just I want to confirm from you. So okay, जैसा कि आपने बोला कि आपको बचपन में पूछा गया था कि एक जो भी क्वेश्चन पूछा गया था जीके से बारे में, कि जो भी आपने नहीं बताया स्टैमिना के कारण, सेम इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ है। कि जैसे कि एक टीचर थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि A+B का होल स्क्वायर क्या होता है, और स्टार्टिंग होता था A²। अब मैं वॉवेल में बहुत ज्यादा स्टैमरिंग करता हूँ, या अभी भी करता हूँ, लेकिन पहले बहुत ज्यादा करता था। तो मैं बता ही नहीं पाया था A+B का होल स्क्वायर। तो सेम इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ है जो आपके साथ हुआ। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आप प्रोफेशनल लाइफ में वॉलेंटियर स्टैमरिंग का यूज किए हैं प्रोफेशनल लाइफ में? अगर जब आपकी जॉब लग गई है गवर्नमेंट जॉब में। अ, एक सेकंड। हाँ, तो जो आपका जो क्वेश्चन है कि क्या मैंने अपने जॉब के अंदर कभी वॉलंटियर स्टैम्पिंग की या है, या तो प्रोफेशनल मैंने लाइफ। शायद नहीं, मैंने शायद अपने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर कभी वॉलंटियर स्टैम्पिंग नहीं करी, या सो फिर। आई वो या के जी। जो हाँ, तो मैं जानना चाहता हूँ कि फिर कैसे आप डील किए जब आपकी जॉब लग गई, तो आप अच्छे पोजीशन में ही होंगे, गवर्नमेंट जॉब में हो हैं, तो आप अच्छे जी। पोजीशन में ही हैं। तो फिर आप कैसे डील करते होंगे आप अपने जूनियर से? लेट्स से जस्ट आई एम इमेजिनिंग दैट कि आप ठीक है। बात कर रहे हैं और आप हम्म, स्टैमरिंग करना शुरू कर दिए, ये ऑब्वियस ही होगा। तो हो जी। सकता है वो जूनियर आपको देख के हंसने लगा हो। एटेन्शन कभी ऐसा नहीं हुआ है? नहीं नहीं, ये ऐसा होता है। और अ, एक बार मैं इसको भी एक जो है छोटी सी घटना से जोड़ना मैं चाहूंगा, कि एक बार एक एनसी के अंदर मेरी सचिन सर से बात हो रही थी कि सर, अगर मान लीजिए हम वॉलंटरी स्टैमरिंग कर रहे हैं, या फिर हम जब नॉर्मली भी हम जब बात करते हैं उस टाइम पे स्टैमरिंग हमको हो गई है, और सामने वाला जो है बंदा वो हमको देख कर अगर मुस्कुरा गया, तो हमको कैसा रिएक्ट हमें करना चाहिए। तो उनका एक बहुत सिंपल सा
हंस रहा है तो ये तो आपके लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। वो इसलिए है क्योंकि जैसा आज का टाइम है उसमें तो इंसान इंसान को देख करके बहुत दुखी होता है। अगर आज के टाइम में कोई इंसान अगर आपको देख करके खुश हो रहा है तो ये तो बहुत खुशी की बात है। तो मैं ये तो मैं नहीं बोलूंगा कि जो है मेरे को टाइम बहुत अच्छा फील होता है। मैं अभी उस स्टेज पर हूँ कि अगर कोई स्टैमर मैं अगर हकला रहा हूँ और अगर आप मेरे से बात कर रहे हो गौरव और आप अगर मुस्कुरा दिए तो मैं भी रिप्लाई में मैं भी केवल मुस्कुराऊंगा। मैं कोई उसको लेकर के ऐसे सोचूंगा नहीं या मैं आपसे गुस्सा मैं नहीं होऊंगा कि यार तुम क्यों है ना जो मुस्कुराए या कुछ ऐसे। तो आई थिंक कभी कभार आपको अपने पे भी मुस्कुराना चाहिए। ओके। सो और बस एक और चीज, क्या क्या आपके प्रोफेशनल लाइफ में, पर्टिकुलरली प्रोफेशनल लाइफ, आई वांट टू नो दैट, क्या आपके जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स होंगे होंगे ही कोई ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, तो क्या आपका मिमिक किए हैं जॉब के दौरान, जब आप बोल रहे हो तो आपका मिमिक करना शुरू कर दिए हैं? आई ऐसे थिंक होते मेरे हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मजाक उड़ाना, नहीं, आई थिंक मेरे को आज जॉब करते हुए तकरीबन 8 साल हो गए हैं। और मुझे घटना नहीं याद आ रही है कि जिसमें कि मैं अगर किसी शब्द पे मैं नहीं बोल पाया हूँ और कोई उसके ऊपर जो है कुछ इस प्रकार का कुछ हुआ हो। आई डोंट थिंक सो कभी ये हुआ है क्योंकि कुछ टाइम एक उम्र के बाद में आई थिंक हर एक इंसान के अंदर एक मैच्योरिटी आ जाती है। जैसे हम भी जब स्कूल में थे तो हम भी बहुतों को देख करके ऐसे मुस्कुराते थे कि यार ये ऐसा है वो वैसा है। बट आई थिंक एक उम्र के बाद में आप में और ये मतलब ये मैं हर एक इंसान के यही मैं कह रहा हूँ कि हर इंसान में वो मैच्योरिटी लेवल जो है आ जाता है कि उसमें वो जो है इतना ध्यान वो नहीं देते हैं कि मैं इस पे हंसूं या कुछ ऐसे। मे बी कोई 100 में से कोई एक हो तो हो। बट आई थिंक मुझे ऐसा कभी नहीं हुआ कि स्टेमिना को लेकर के और ऐसा कुछ हुआ हो। ओके। सो आई ऑल्सो वांट टू नो दैट, क्या आपका ये स्टैमरिंग जेनेटिक है? नहीं, आई डोंट थिंक सो जेनेटिक है क्योंकि मेरा परिवार जो है वो बहुत बड़ा है। मेरे पापा 2 भाई थे, मतलब 2 भाई एक बहन थी। और हम 5 भाई हैं। मेरे ताऊ जी के हम यानी मेरे अंकल जो थे उनके भी 5 बच्चे हैं और मेरी बुआ जी जो है उनके भी 4 बच्चे हैं। तो काफी एक हमारी बड़ी फैमिली है और उसमें किसी को भी स्टैमरिंग नहीं है, किसी को भी। हाँ, पर एक इसमें है चीज, जब स्टैमरिंग के बारे में स्टार्टिंग में तो जब मैं छोटा था तो उस टाइम पे बहुत प्रकार की अपने परिवारों के अंदर बातें होती हैं। जैसे हमारे ये था कि ये यार ये किसी भगवान का है कुछ किया हुआ, किसी देवी देवता का है कुछ किया हुआ, वो थॉट्स हैं। लेकिन जब मैं भी थोड़ा सा बड़ा हो गया और मैंने घर में टीसा के बारे में और स्टैमरिंग के बारे में थोड़ा बातचीत करना स्टार्ट किया तो उस टाइम पे मेरी मम्मी ने ये बात बताई मुझे कि मेरे जो सबसे बड़े भैया जो थे उनका भी कुछ, वो जब बहुत छोटे थे ना, जब उनकी उम्र शायद 4 साल या 5 साल रही होगी, जब बच्चा नया नया बोलना सीखता है तो आई थिंक हर बच्चा एक डिसफ्लुएंसी का एक उसका दौर आता है ना। तो जैसे नॉर्मली वो डिसफ्लुएंसी का जो टाइम जो होता है, दौर जो होता है, वो नॉर्मली तो 2 महीने 3 महीने 6 महीने के अंदर पूरा वो हो जाता है। लेकिन मेरी मम्मी ऐसा बताती हैं कि मेरे सबसे बड़े भैया जो थे उनका डिसफ्लुएंसी का जो था दौर वो थोड़ा सा लंबा था। 2 साल या 2.5 3 साल तक उनको ऐसे बोलने में वो ये होते, मम्मी
मैं मैं आज वहां गया था, मतलब वो इस प्रकार से वो कुछ बोलते थे। लेकिन अभी उनके वो सब नहीं है। मतलब मैंने स्टैमरिंग के ऊपर बहुत अच्छे से हर एक इंसान को मैंने बहुत गौर से देखा, तो ऐसा कुछ जेनेटिक नहीं है। ओके, जस्ट लास्ट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क कि आपने अपना इंट्रोडक्शन, जब आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे स्टार्टिंग में, हेलो, एम ऑडिबल? सो जब आप अपना हम्म। इंट्रोडक्शन दे रहे थे, तो हम्म। तो आपने कहा था कि आप जब ग्रुप स्टार्ट किए थे जयपुर में, SHG ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो उस समय आपको कॉल आना शुरू हुआ था, वो क्या सीन था? मैं समझा नहीं, मतलब आपको कॉल कैसे हाँ। आना शुरू हुआ? आप तो कोई एक ऐसा वेबसाइट तो बनाए नहीं होंगे, या फिर आप ऐसा कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे, हाँ, तो वो सीन क्या था? हाँ, तो एक्चुअली हम जब भी कोई काम हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में हमको बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। मतलब हम चाहे कोई छोटा अपना बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में बहुत हमको दिक्कतें आती हैं कि यार ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। लेकिन उस टाइम में मेरे दिमाग में एक थॉट ये आया कि मैं जिस भी दिन सेंट्रल पार्क में, जो कि जयपुर में है, उसमें मैं जाऊंगा, तो कुछ टाइम के बाद में एक ऐसा भी दौर आया कि जो हम तीन चार का जो था ग्रुप, उनमें से कोई भी सेंट्रल पार्क में नहीं आया, केवल वहां पे मैं ही हूँ अकेला। तो ऐसा बहुत बार हुआ, मतलब हर हफ्ते अगर हमारी मीटिंग होती थी तो ऐसा बहुत बार होता था, हर 2-3 हफ्ते के बाद में वहां पर कोई भी नहीं आता था। तो मैंने इसका भी एक सॉल्यूशन ढूंढा, और वो क्या कि मैंने हिंदी के अंदर और इंग्लिश के अंदर मैंने टीसा के पैम्पलेट जो है वो मैंने प्रिंट करवाए। हम्म। तो मैं उस पार्क में जाकर के हिंदी के और इंग्लिश के पैम्पलेट जाकर के मैं लोगों को देता था। तो ये उस टाइम में मैंने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे ऐसा लगता है 2014 से 2016 का जो था टाइम, वो मेरा बहुत ही एक अच्छा, बहुत ही मतलब मैं उस टाइम को कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। तो ये एक बस उस टाइम पे थॉट आया। और अभी कुछ टाइम पहले हमने जयपुर के अंदर पिछले साल अक्टूबर के अंदर हमने जयपुर के अंदर एक कम्युनिकेशन वर्कशॉप भी हमने की थी। और उस टाइम पर भी जो मैंने वो पोस्टर 2014 शायद मैंने 2014 के अंदर वो पोस्टर मैंने बनाया था। वो पोस्टर अभी भी जो पिछले साल जयपुर के अंदर वर्कशॉप हुई उसमें भी हमने उसको काम में लिया है। तो मैंने वो जब उनको दिया तो बहुत से तो लोगों ने उसको देखा और फेंक दिया कुछ ऐसे। लेकिन मे भी कोई ऐसा होगा कि उसने पढ़ लिया, उसका कोई फ्रेंड है, कोई उसका रिश्तेदार है, कोई उसकी फैमिली में है, कोई उसके स्कूल में है, किसी के कॉलेज में है। तो ऐसे जो है मेरे पास में बहुतों का कॉल वॉल जो है आने स्टार्ट हुए। और फिर हम लोगों ने टीसा का जो ब्लॉग जो था उस पे भी मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स जो है मैंने लिखे। तो आई थिंक उससे भी जो है लोग बाग हमसे जुड़े। ओके, सो बहुत ही मोटिवेशन मिला जानकर कि आपने पैम्पलेट बांधा। इट मीन्स दैट यू वर वेरी मोटिवेटेड एट दैट टाइम टू मोटिवेट। सो थैंक्स रवि जी फॉर गिविंग माय आंसर्स विद पैशंस। जी, थैंक्स। थैंक यू गौरव। रवि जी, आपने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस और अपनी जर्नी इस तरह हमारे सामने रखी है कि हमारे पार्टिसिपेंट्स के सवाल ख़त्म नहीं हो रहे हैं। और मैं जो सवाल सोच कर आया था कि मैं आपसे पॉडकास्ट के पूछूंगा, वो मुझे पूछने का मौका ही नहीं मिल रहा है। और मेरे ख्याल में हमें पॉडकास्ट यहीं पर एंड करना पड़ेगा और लोगों के सवाल लेने पड़ेंगे। तो मेरे ख्याल में हम अपने पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। और मैंने सेशन के शुरू में आपसे पूछने की कोशिश की थी कि आप क्या समझते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग क्या है
और हमें पॉजिटिव थिंकिंग करने की लाइफ में ज़रूरत क्यों पड़ती है? ये जो आपका क्वेश्चन जो है हारून, मैं इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा एक डिफरेंट वे में मैं इसको देखता हूँ। एक्चुअली हमें स्कूल में भी हम थे या कॉलेज में भी हम थे या अभी हम जॉब में हैं, तो हर इंसान जो है हमको ये बोलता है थिंक पॉजिटिव पॉजिटिव थिंकिंग। लेकिन मेरा इसके अंदर थोड़ा सा सोचने का तरीका जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, और वो ये है, मेरा ऐसा मानना है कि पॉजिटिव थिंकिंग नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। अब अगर पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है तो वो फिर क्या है जो कि हमको पॉजिटिव सोचने के लिए हमें प्रेरित करती है, मतलब जो हमें एनकरेज करती है। तो आई थिंक पॉजिटिव थिंकिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है पॉजिटिव एक्शंस। तो जब तक हम, मेरे चारों ओर ऐसा माहौल है कि मैं जो है बहुत डिप्रेस्ड हूँ, बहुत मेरे दिमाग के अंदर नेगेटिव विचार आ रहे हैं उस टाइम पे, और उस टाइम पे अगर मैं खुद को ये बोलूं थिंक पॉजिटिव थिंक पॉजिटिव थिंक पॉजिटिव थिंक पॉजिटिव, मैं अगर खुद से ये बार बार मैं बोलूं, तो ऐसा बोलने से मैं भी कुछ सेकंड के लिए या कुछ मिनटों के लिए, कुछ लम्हों के लिए हमारे दिमाग में हम जो आ जाए, हाँ थिंक पॉजिटिव थिंक पॉजिटिव थिंक पॉजिटिव। लेकिन जब तक हम उन नेगेटिव थॉट्स को हटाने के लिए जब तक कोई पॉजिटिव एक्शन इनिशिएट हम नहीं करेंगे, तब तक वो नेगेटिव थॉट हमारे दिमाग में, थिंकिंग से पहले एक चीज करते हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि पॉजिटिव थिंकिंग इज रिलेटेड टू पॉजिटिव एक्शंस। अगर हूँ और मैं अगर आई थिंक वो हारून का जो टाइम जो होता है, हाँ वो आ ही गए हैं हारून जी। तो आई थिंक वो टाइम जो है जूम के ऊपर वो 1 आवर का ही है आई थिंक, है ना, वो इसीलिए शायद हारून का डिस्कनेक्ट हो गया होगा। नहीं सर, टाइम का इशू नहीं है, मेरी साइड पर नेटवर्क के सिग्नल वीक हैं तो इसलिए मैं डिस्कनेक्ट हो गया। तो आप अपने आंसर को कैरी ऑन कीजिए। हाँ, तो जो मैं आप लोगों से जो बोल रहा था वो ये कि पॉजिटिव थिंकिंग से पहले, वो पॉजिटिव थिंकिंग हमारे ब्रेन में, हमारे दिमाग में वो तभी आएगा जबकि हम कुछ पॉजिटिव एक्शन हम इनिशिएट हम करेंगे। हम किसी अगर एग्जाम के अंदर फेल हो गए हैं और वो एग्जाम ऐसा है कि हमें अपनी जॉब से है कुछ रिलेटेड, मान लीजिए कुछ एक ऐसा है, कोई मैंने कंपटीशन एग्जाम मैंने दिया और मैं उसके अंदर फेल हो गया, और मेरे 2 साल या 3 साल की मेरी पूरी तैयारी पे ऊपर वो हो गया। अब उस समय अगर मेरे को कोई भी ये बोलेगा थिंक पॉजिटिव, तो उससे कुछ नहीं होगा। उसके लिए मेरे को पॉजिटिव एक्शन इनिशिएट करना होगा, और वो पॉजिटिव एक्शन ये है कि हाँ ठीक है, मैं इस बार फेल हो गया, लेकिन अगर मेरे को वाकई में मैं अंदर से ये चाहता हूँ कि मुझे इस एग्जाम को क्रैक करना है, तो उसका पॉजिटिव एक्शन ये है कि मेरे को मेरी स्ट्रेटजी, मेरे को मेरा पढ़ाई का तरीका, मेरे को कहाँ पे मेरे से कमियां रह गई उनके ऊपर एनालिसिस करना होगा। जब वो हम पॉजिटिव एक्शन इनिशिएट हम करेंगे, तब हमारे दिमाग के विचार जो होंगे वो बदलेंगे, तब वो थॉट जो है वो नेगेटिव थिंकिंग से पॉजिटिव थिंकिंग की ओर वो जाएगा। थैंक यू रवि जी।
आपने बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को आंसर किया कि पॉजिटिव थिंकिंग क्या है और इसकी हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है। तो असल में रिसर्च में ये देखा गया है कि पॉजिटिव थिंकिंग हमारी लाइफ में डिफरेंट तरीक़ों से इफ़ेक्ट करती है और हमारे जो लाइफ में डिफरेंट रिलेशनशिप होते हैं और इवन कि हमारी जो लक भी है वो अक्सर देखा गया है कि पॉजिटिव थिंकिंग के थ्रू वो भी इम्प्रूव होती है। और ये भी देखा गया है कि जो लोग पॉजिटिव थिंकर होते हैं उनके 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 इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रोंग होते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग हमारी लाइफ पर किस तरह से असरअंदाज होती है, ये किस तरह हमारी लाइफ को चेंज कर सकती है? एक सेकंड। मैं इस बात से बहुत अच्छे से सहमत हूँ कि जो लोग पॉजिटिव थिंकर्स जो होते हैं, क्योंकि अ, जो मैं जो चीज समझता हूँ वो ये है कि हमारे दिमाग के अंदर दिन भर कोई ना कोई विचार आते रहते। आई थिंक एक जब केवल हम सोते हैं शायद उसी टाइम ऐसा टाइम होता है जब हमारे दिमाग में इतने विचार नहीं आते हैं, या जो विचार आते हैं वो हम उनको ऐसे नहीं हमें पता होता है कि वो क्या थे विचार। बाकी हम जो पूरा दिन जो होता है हमारा, उसके अंदर हमारे दिमाग के अंदर बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के थॉट्स जो हैं आते हैं। तो अब क्योंकि बहुत सारे थॉट्स जो हैं वो ब्रेन के किसी पार्ट के अंदर जाकर के स्टोर तो होते ही हैं। हम कुछ भी चीज पढ़ते हैं, कुछ भी चीज देखते हैं, कोई हमने गाना हमने सुना और वो बहुत अच्छा था गाना, और मेरे को वो गाना 20 साल के बाद में भी याद है। वो क्यों है? क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वो थॉट कहीं ना कहीं जा करके हमारे ब्रेन में सेव वो हुआ। अब अगर हमारे दिमाग के अंदर हम नेगेटिव थॉट्स लाएंगे तो वो भी कहीं जा करके सेव होंगे। तो कहीं ना कहीं जब ब्रेन जो है वो ही पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, तो क्या वो जो थॉट जो है वो भी तो हमारी हेल्थ के ऊपर उसका भी तो प्रभाव पड़ेगा। तो मैं इस चीज से बिल्कुल सहमत हूँ कि जो लोग पॉजिटिव थिंकर जो होते हैं उनका हेल्थ वाइज वो बहुत स्वस्थ वो लोग होते हैं। और उनको जो है कंपैरेटिवली उनका, क्योंकि वो हेल्थ वाइज अच्छे होते हैं, तो उनका इम्यून सिस्टम भी कंपैरेटिवली जो बाकी जो होते हैं लोग उनसे बहुत अच्छा होता होगा। तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि पॉजिटिव थिंकर्स का इम्यून सिस्टम और उनकी हेल्थ जो है कंपैरेटिवली औरों से बहुत अच्छी होती है। थैंक यू रवि जी। अ, अक्सर कहा जाता है कि अगर आपने अपनी लाइफ में किसी ऑब्जेक्टिव को हासिल करना हो या आपको जो चीज़ खुशी देती है या आप जिस भी चीज़ के ग्रेटफुल हों या जो भी आप किसी चीज़ का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, उस चीज़ को अगर आप अपनी डेली रूटीन में 2 से 3 बार उसे लिख लेते हैं तो आपको उससे खुशी मिलती है। तो आप क्या समझते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं? आई थिंक पॉजिटिव थिंकिंग को अगर हमें इम्प्रूव करना है तो सबसे पहले तो हमें खुद को इम्प्रूव करना होगा। हमें खुद के ऊपर काम करना होगा, खुद की पर्सनैलिटी के ऊपर काम करना होगा। क्योंकि हम एक ऐसे संसार में हम लोग रहते हैं जहाँ पे
पॉजिटिव थॉट्स कम हैं और नेगेटिव थॉट्स ज्यादा है। तो पहले तो हमें खुद को जो है एक हमें खुद को एक पॉजिटिव थिंकर बनना पड़ेगा कि हाँ, अगर मेरे से कोई बात करता है तो मैं अपनी बातों के अंदर पॉजिटिविटी झलकनी चाहिए। अगर मेरी बातों में ही नेगेटिविटी झलकेगी तो मैं अपनी थॉट को इम्प्रूव नहीं कर पाऊंगा। तो पहला तो काम हमें यही करना चाहिए कि हमें औरों को इम्प्रूव करने के बजाय पहला तो हमें अपनी पर्सनैलिटी को ही, अपने आप को ही इतना इम्प्रूव करना चाहिए कि अगर कोई हमसे बात करे तो वो जब हमसे बात करके वापस जाए तो वो अपने साथ में कुछ पॉजिटिव थॉट्स लेकर के जाए। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हम जो भी काम हम करते हैं तो उस काम के अंदर या तो हम उस काम को ना ही हम करें, और अगर हमने उस काम को स्टार्ट किया है और मेरा उस काम में इंटरेस्ट है तो मैं उस काम को इतनी शिद्दत से मैं उसको करूं कि मेरी ओर से उसके अंदर कोई कमी ना रहे। नंबर 3 क्या है कि जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं या जो भी ऐसे हैं लोग जिनको कि मैं ट्रस्ट करता हूं, तो उनसे जो है मैं अपने अ, अ, जो है कुछ input मैं लूं, क्योंकि वाकई में ऐसा चाहेंगे कि मैं एक अच्छा इंसान, एक पॉजिटिव थिंकर, या मैं अपने जीवन का कुछ भरपूर मैं उसको जीऊं। तो हमें उनसे फीडबैक लेना चाहिए। और चौथा काम मैं ये मानता हूं कि हेल्दी माइंड कैन रिमेन इन अ हेल्दी बॉडी। तो हमें अपनी बॉडी को, हेल्थ को हमें अच्छा रखना चाहिए। अगर मेरे को दिन भर, साल के 12 महीनों के अंदर अगर 3 महीने मेरे को जुकाम रहेगा या मैं बीमार रहूंगा तो मेरे दिन भर मैं उसी माहौल में रहूंगा, मेरी बॉडी जो है वो अपना साथ नहीं दे पाएगी। तो हेल्दी ब्रेन कैन रिमेन ओनली इन हेल्दी बॉडी। तो हमें अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। थैंक यू रवि जी। हमारे ग्रुप में बहुत खामोशी छा गई है, तो मैं पार्टिसिपेंट से कहना चाहूँगा कि अगर उनके माइंड में टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या कोई भी क्वेश्चन है तो वो हमारे गेस्ट स्पीकर से हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये अक्सर देखा गया है कि जो भी पॉजिटिव माइंडेड पीपल होते हैं उनकी हेल्थ भी बहुत अच्छी होती है और उनके उनके स्ट्रेस लेवल भी बहुत कम होते हैं और वो वर्क प्लेस पर भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। तो रवि जी, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि हम पॉजिटिव थिंकिंग को लेकर वर्क प्लेस पर अपनी परफॉर्मेंस को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। मैं भी, ये जो आपका क्वेश्चन जो है ये मेरे भी दिमाग में बहुत बार आता है। तो देखना है तो आई थिंक उसके दो बहुत ही अच्छे तरीके हैं। और वो, उनमें पहला तो ये है कि हमसे अगर कोई हेल्प के लिए कोई आए, अगर मैं इस काबिल हूं कि मैं किसी की हेल्प मैं अगर कर पाता हूं तो आई थिंक मेरे को उनकी जो है हेल्प जरूर करनी चाहिए, है ना। या फिर मैंने बहुत सारे ऐसे भी हैं लोग, उनको भी मैंने देखा है कि उनको एक प्रकार से अपनी
पोस्ट पे या अपनी जॉब पे बहुत उनको एक प्रकार का घमंड उनको होता है, नहीं नहीं ये मैं क्यों करूं, मैं इसकी हेल्प मैं क्यों करूं। क्योंकि जब तक हम अपनी ओर से किसी की हेल्प नहीं करेंगे, तब तक हम किसी से जो है एक अच्छा फीडबैक या एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं। पहला तो ये। और आई थिंक दूसरा, जो अपने वर्क प्लेस के अंदर अगर एनवायरनमेंट को हमें पॉजिटिव रखना है, तो वो ये है कि हम किसी की भी हम अनावश्यक हम लोग बुराई ना करें। क्योंकि हर इंसान जो है एक टाइम के बाद में उस जॉब से या फिर हम लोग अब स्कूल में थे तो हम स्कूल के बारे में कंप्लेन करते थे। हम लोग जब बड़े हुए कॉलेज में आए तो हमें ये होता था, यार ये ऐसा है कॉलेज, ये वैसा है कॉलेज। या हम जब जॉब में आए तो कुछ टाइम तक तो हमें वो चीज बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद में हमें बता रहे यार क्या क्या ऑफिस है, इसमें ये नहीं है, इसमें वो नहीं है। तो हाँ ये है, कोई भी चीज जो है वो परफेक्ट नहीं होती है। पर हाँ ठीक है, हमें कई चीजों से एडजस्ट भी करना पड़ता है। और कई चीजों को हम अगर वाकई में हम में इतनी कैपेबिलिटी है कि हम इम्प्रूव कर पाए तो हम उसको इम्प्रूव करें। और ना हम अगर इम्प्रूव कर पा रहे हैं तो हम कम से कम उस चीज की बुराई हम ना करें कि ये ऐसा है वो वैसा है। तो ये जो कि अपन आम भाषा के अंदर जिसको हम बोलते हैं कि हम किसी की चुगली हम ना करें। तो आई थिंक ये दो चीजें हम अगर अपने वर्क प्लेस के अंदर करते हैं कि पहला तो ये कि अगर हम किसी की हेल्प कर पाए, और दूसरा ये कि हम अनावश्यक मतलब जिस चीज की अगर जरूरत ही नहीं है, अननेसेसरी हम किसी की भी बुराई या किसी की चुगली हम ना करें। थैंक यू रवि जी। रवि जी, मैंने आपसे सेशन शुरू होने से पहले भी और सेशन में भी कहा था कि हम सिर्फ आपका 1 घंटा लेंगे, लेकिन आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस इतने अच्छे थे कि वो हमें वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। तो मैं चाहूँगा कि हम 5 मिनट मज़ीद आपके लें। तो अगर आपको कोई इशू नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं, और मेरे ख्याल में बस 1-2 क्वेश्चंस और होंगे और मैं आपको 9 बजे तक फ्री कर दूंगा। तो अगर आपको इशू नहीं है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जी जी। एक्चुअली एक्चुअली मेरा इशू जो है वो एक ही है कि मेरी बहुत छोटी सी एक बेटी है। और वो जो है अपनी मम्मी को बहुत परेशान कर रही है। तो हम लोग एक काम हम करते हैं अभी, 5-6 मिनट हैं अभी, हम 9 बजे तक इसको करके और फिर हम कंक्लूड कर लेते हैं। और इन केस अगर कुछ और भी क्वेश्चन है तो हम कल थोड़ी देर के लिए हम लोग जुड़ सकते हैं वापस। नो, नो इशू। बस मैं जी लास्ट क्वेश्चन लूँगा और फिर हम इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं। अ, ये लाइफ में देखा गया है कि जो हमारी सेल्फ टॉक है, इससे हमारा हमारा स्ट्रेस जो है वो बहुत अच्छा मैनेज हो जाता है। और जो हमारी लाइफ में जो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, और जो हमारे पर्सनैलिटी के डिसऑर्डर है वो काफ़ी कम हो जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए लाइफ में सेल्फ टॉक की कितनी अहमियत है? हाँ, ये एक जो है आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अ, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी आप लोगों को बताया कि जैसा हम सोचते हैं हम वैसे ही बनते हैं। अगर द वे वी थिंक द वे वी बिकम, है ना। तो मैं अगर अपने बारे में खुद से एक अगर अच्छी बातें मैं अगर करूंगा, है ना, कि यार हाँ ठीक है,
मेरे को स्टैमरिंग है, नो प्रॉब्लम, स्टैमरिंग है, लेकिन क्या मेरा पूरा जीवन स्टैमरिंग ही है क्या? मेरे जीवन में बहुत कुछ है। मेरे जीवन में मैं हूँ, मेरी माँ है, मेरे पापा हैं, पिताजी हैं, भाई हैं, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं। क्या मैं अगर मेरे में एक स्टैमरिंग का अगर एक इशू है, तो क्या मैं मेरे जीवन को स्टैमरिंग में ही समेट करके मैं रख लूंगा क्या? है ना? तो ये हम लोग बहुत इस चीज पे हम लोग गौर नहीं करते हैं। लेकिन बहुत बार हम खुद से बहुत नेगेटिव तौर पे बातें करते हैं, जो कि आपने कहा सेल्फ टॉक। तो हम लोग जो कहते हैं, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं बहुत गंदा हूँ, मेरे को ये नहीं आता है, मेरे को वो नहीं आता है। आप अगर एक बार एक प्लेन पेपर के ऊपर, एम्प्टी पेपर के ऊपर, एक और आप में क्या अच्छाइयां हैं, एक और आप में क्या बुराइयां हैं, अगर आप उनको आप देखोगे, तो एक ये मैं जनरल एक मैं आपको बता रहा हूँ, मे बी कोई ऐसा अगर क्रिमिनल माइंड है तो एक कुछ और बात है, लेकिन 99% ऑफ द पॉपुलेशन के अंदर उनमें अच्छाइयां ही होंगी, उनमें ज्यादा, उनमें बुराइयां बहुत कम उनमें होंगी, है ना? तो हम एक बार उस चीज को हम अगर लिख करके हम देखें कि हमें क्या अच्छाइयां हैं और हमें क्या बुराइयां हैं, तो बहुत कम हम में बुराइयां होंगी और अच्छाइयां हर इंसान में। ये मैं कोई और नहीं, मेरे लिए ये मैं हर इंसान के लिए ही कह रहा हूँ कि उसके अंदर अच्छाइयां ही हैं। लेकिन क्योंकि हम अपने से उन चीजों की बातें हम नहीं करते हैं कि यार ठीक है, मेरे में स्टैमिना है, ठीक है, लेकिन मेरे में उसके अलावा भी बहुत कुछ है। तो मैं अपनी बातों को सेल्फ टॉक, और मैं भी जब मैंने मैंने आपको पहले भी बताया कि पॉजिटिव थिंकिंग के लिए पॉजिटिव एक्शन बहुत जरूरी है। तो पॉजिटिव एक्शन उस टाइम पे ये है कि हाँ, मैं उस चीज को मानूं कि हाँ यार ये तो है बात, पर मेरे में इसके अलावा ये भी तो है। तो एक्शन क्या है कि मेरे को अपने अंदर जो अच्छाइयां जो हैं, उन पे भी तो ध्यान देना है ना, है ना? तो आई थिंक ये एक हमें, हम फ्री हो कभी, कभी हम ऐसे बैठे हो, तो हमें पेपर के ऊपर ये एक्टिविटी हमें करनी चाहिए कि मेरे में क्या अच्छाइयां हैं और क्या बुराइयां हैं। तब हमें पता चलेगा कि एक्चुअली मेरी पर्सनैलिटी कैसी है। और मैं दावे से ये बात कह सकता हूँ कि आप कोई भी इंसान हो, मैं जहाँ हूँ आप वहाँ हो, और कोई कहीं भी हो, मैं 99.99%, कोई में भी बहुत जो बहुत ही अगर क्रिमिनल है कोई तो उसका तो एक्सेप्शन है, लेकिन जो आम जनता जो है उनके अंदर 99% के अंदर पॉजिटिव चीजें ज्यादा होंगी, नेगेटिव कम होंगी। तो ये एक्टिविटी आई थिंक हमें सबको करनी चाहिए कि एक पेपर पे हम इस चीज को हम लिखें। थैंक यू रविकांत जी, आपने बहुत अच्छी एक्टिविटी बताई है, और ये हमारे लिए एक लाइफ में आगे बढ़ने में बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपनी लाइफ में से, बिज़ी लाइफ में से हमारे लिए कुछ वक्त निकाला और अपनी लाइफ में कुछ विजडम और नॉलेज हमारे साथ भी शेयर किया। सवाल तो बहुत थे लेकिन वक्त बहुत कम था, लेकिन हमने आपका जो आ, तय किया था टाइम, जो हमने आपसे शुरू में टाइम लिया था, उससे बहुत ज़्यादा हमने आपका टाइम भी लिया, लेकिन सवाल बहुत ज़्यादा थे और आपके जवाबात इतने अच्छे थे कि टाइम गुजरने का पता ही नहीं चला। और मैं उ- उम्मीद करता हूँ कि एक और पॉडकास्ट, एक नया टॉपिक लेकर हम आपसे एक और पॉडकास्ट भी करेंगे। तो मैं आज का सेशन यहीं पर एंड करता हूं। और अगर आपने इस पॉडकास्ट के बारे में, इस सेशन के बारे में कुछ कहना है तो प्लीज़ आप कह सकते हैं।
मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि आई थिंक मैं भी बहुत टाइम से टीसा से जुड़ा हुआ हूँ, और मैंने आपके बहुत बार जो व्हाट्सएप पे ग्रुप है हमारा, उसमें मैंने आपके बहुत मैसेजेस देखे, और जो आपका डेडिकेशन जो है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। इतना डेडिकेशन से अगर हर इंसान तीसरा के अंदर जो भी जुड़ा है, वो इतना अगर डेडिकेटेड होगा तो मेरे को नहीं पता है कि हम लोग स्टैमरिंग को बिल्कुल अच्छे से हम ठीक कर पाएंगे या नहीं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अगर हम ऐसे पॉजिटिव एक्शंस हम लेंगे तो हम हमारे स्टैमरिंग माइंड सेट जो है हम उसके ऊपर बहुत अच्छे से कंट्रोल हम कर पाएंगे। तो स्टैमरिंग तो मैं उस चीज के का तो इतना मैं नहीं एक्सपर्ट हूँ या मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन स्टैमरिंग से भी जो बड़ी जो है चीज और इम्पोर्टेंट जो है चीज, और वो है स्टैमरिंग माइंडसेट। हम उसके ऊपर हम बहुत अच्छे से हम उसको इम्प्रूव कर पाएंगे। तो मैं जो है, और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस साल की एनसी जो है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, वो इस साल हम जयपुर में ही करवा रहे हैं। अगर इसका आपको अगर पता हो तो मैं, जो भी अभी इस पॉडकास्ट में है, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि आप लोग इस बार एनसी में आप आइए। जयपुर में एनसी है, और हम लोग फिर वहाँ पे मिलते हैं, और वहाँ पे हम बहुत बातें हम करेंगे। और अगर कभी और भी मौका मिला तो मैं आगे भी ऐसे पॉडकास्ट के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहूँ। थैंक यू। थैंक यू रविकांत जी। मैं इस पॉडकास्ट को एंड करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहूँगा कि आज का पॉडकास्ट एक बहुत ही अच्छी बेस्ट सेलिंग बुक द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग पे था, और इस बुक के राइटर हैं नॉर्मैन विंसेंट विंसेंट। तो अगर आपको शौक है बुक रीडिंग का, तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं, और इससे आप मज़ीद फ़ायदा उठा सकते हैं कि किस तरह पॉजिटिव थिंकिंग हमारी लाइफ को अफेक्ट करती है, और जो नेगेटिव थॉट्स हम सारी ज़िंदगी अपने साथ लेकर चलते रहते हैं, उन्हें साथ रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो उनको दूर फेंकने में और पॉजिटिव थिंकिंग को अपनी लाइफ में आगे अपनी लाइफ में साथ लेकर हम अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं इस पॉडकास्ट को यहीं पर एंड करना चाहूँगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि एक और गेस्ट स्पीकर के साथ एक नए टॉपिक के साथ हम एक नया पॉडकास्ट लेकर आएंगे। तो हैव अ नाइस डे एंड गुड नाइट। बाय बाय। थैंक यू एवरीवन।